एस्थेटिक्स इंडस्ट्री का ट्रूथ क्या है। ख़ास तौर पे कोविड के बाद देयर इज़ अ बूम इन एस्थेटिक्स। बहुत से लोग अपने आप को बहुत बेटर दिखाना चाहते हैं एंड बहुत से एस्थेटिक प्रोसीजर्स कराना चाहते हैं। मैं इस टॉपिक के ऊपर बहुत अरसे से एक वीडियो बनाना चाहती थी बिकॉज आई एम अ प्लास्टिक सर्जन एंड दिस टॉपिक इज़ वेरी क्लोज टू माई हार्ट। ये एक न्यू बिज़नेस बन गया है एंड एस्थेटिक्स क्योंकि हर कोई कराना चाहता है, तो हर तरह के क्वालिफाइड एंड नॉन क्वालिफाइड लोग इस फील्ड के अंदर आ चुके हैं। सो आज हम इस वीडियो में इन डेप्थ डिस्कस करेंगे कि एस्थेटिक इंडस्ट्री एक्चुअली कैसे काम कर रही है एंड आपको कैसे बचना है एक फॉल्स प्रैक्टिशनर से। सो लेट्स जंप इनटू द वीडियो। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर हिरा अलवी है। मैं एक कंसल्टेंट प्लास्टिक सर्जन हूँ और लाहौर में प्रैक्टिस करती हूँ। मैं प्लास्टिक सर्जरी और स्किन केयर से रिलेटेड वीडियोस बनाती हूँ। एस्थेटिक्स इतनी ज़्यादा आ चुकी है कि मार्केट में सो मेनी एस्थेटिक सेंटर्स आर देयर, आपको ये पता नहीं लगता है कि कौन से असली सेंटर्स हैं, कौन से सेंटर्स हैं जहाँ पर आपको नहीं जाना चाहिए है। सो बेसिकली जब भी प्रैक्टिस की जाती है तो उसके अंदर एक एथिकल प्रैक्टिस होती है एंड एक नॉन एथिकल प्रैक्टिस होती है। एथिकल प्रैक्टिस ये है कि आप एक क्लिनिक में जाएँ एंड यू आस्क फॉर अ प्रोसीजर। फॉर एग्जाम्पल आपकी बहुत एक्सट्रीम फेशियल एजिंग है एंड सैगिनेस है एंड आप एक ऑफिस में जाते हैं एंड यू आस्क फॉर अ नॉन इन्वेजिव प्रोसीजर कि आप किसी लेज़र से इसको लिफ्ट कर दें या आप फिलर से इसको लिफ्ट कर दें, या कोई भी ऐसा नॉन इन्वेजिव प्रोसीजर है जिससे आप लिफ्ट कर दें, तो योर प्रोवाइडर शुड टेल यू कि जो एक्सट्रीम फेशियल एजिंग है वो सिर्फ और सिर्फ फेस लिफ्ट के साथ जाती है, उसके अलावा इसको लिफ्ट करने का कोई और तरीका नहीं होता है। एंड इफ़ यू आर ओके विद दिस अप्रोच तो आप उनसे वो ट्रीटमेंट करा सकते हैं। एंड इफ़ यू आर नॉट ओके विद दैट अप्रोच तो ऑनेस्टली स्पीकिंग जो एथिकल प्रैक्टिस है उसमें वो आपको कोई भी प्रोसीजर नहीं करके देंगे। दे शुड नॉट बी डूइंग एनीथिंग अदर दैन द रिक्वायर्ड ट्रीटमेंट। लेकिन अगर आप किसी सेटअप पर जाएं और आप उनसे कहें कि जी मुझे एक्सट्रीम फेशियल एजिंग के लिए फिलर्स चाहिए हैं एंड दे डू प्रोवाइड यू विद द फिलर्स बिकॉज दैट इज़ व्हाट यू आस्क फॉर, दैट वुड बी नॉट गुड ऑन देयर पार्ट। क्योंकि मुझे ये बात पता है बीइंग अ प्लास्टिक सर्जन कि जो भी फेशियल एजिंग है, सिवियर फेशियल एजिंग है, वो फिलर्स से मास्क होने की बजाय ज़्यादा ख़राब हो सकती है एंड फिलर्स फेस को लिफ्ट नहीं कर सकते हैं। सो अगर आप एक प्रोसीजर को करवाने जाएं, इंस्टेड ऑफ टेलिंग यू कि आपके लिए कौन सा प्रोसीजर सही है या कौन सा नहीं है, आपको गाइड करने की बजाय अगर आपको एग्जैक्टली वही प्रोसीजर दे दिया जाए जो आपने डिमांड किया है एंड इट इज़ नॉट गुड फॉर यू, तो दैट विल बी बैड ऑन पार्ट ऑफ द प्रोवाइडर। अगर आप मेरे पास आएँ और आप ये कहें कि आपको ब्रेस्ट लिफ्ट चाहिए है लेकिन आपको स्कार्स नहीं चाहिए हैं, तो मैं आपको प्रॉपर्ली काउंसल करूँगी कि कोई भी अच्छा डिफरेंस आपको स्कार के बगैर नहीं मिल सकता है। ये एक ट्रेड ऑफ होता है कि आपको एक स्कार मिलेगा लेकिन आपको उसकी जगह एक पर्कियर एंड यंगर लुकिंग ब्रेस्ट मिलेगी। अगर कोई ये कहे कि आपको फिलर्स डाल के इसको लिफ्ट किया जा सकता है या थ्रेड्स के साथ लिफ्ट किया जा सकता है, तो दे आर नॉट बीइंग प्रोफेशनल, क्योंकि इन सारी चीज़ों से ब्रेस्ट लिफ्ट नहीं हो सकती है। एंड अगर आपको इंसिजन नहीं चाहिए है और अगर आप इंसिजन के साथ ओके नहीं है डिस्पाइट माई काउंसलिंग, तो मैं आप में कोई भी प्रोसीजर नहीं करूँगी बिकॉज आपका ऑप्टिमल प्रोसीजर ब्रेस्ट लिफ्ट है। उसके अलावा अगर मैं आपको कोई भी प्रोसीजर करके दूँगी तो वो आप उससे सेटिस्फाई नहीं होंगे। सेम इज़ द केस कि पीपल कम इन दे से कि जी 1 या 2 सेशंस ऑफ माइक्रो नीडलिंग्स के अंदर आप हमारे एक्ने स्कार्स ख़त्म कर दें, तो एक्ने स्कार्स काफ़ी डीप होते हैं एंड मोस्ट ऑफ द टाइम्स जो माइक्रो नीडलिंग है वो अकेले इनसफिशेंट होती है। अगर आपकी डीप एक्ने स्कार्स हैं तो मैं रिकमेंड यही करती हूँ कि आप सब्सिजन करवाएं जिसमें स्कार को नीचे से ब्रेक करते हैं एंड देन उसके साथ फैट ट्रांसफ़र करवाएं। एंड ये भी कोई वन टाइम प्रोसीजर नहीं होता है, इसके 2 से 3 सेशंस चाहिए होते हैं एंड देन योर स्कार्स गो अवे। सो बहुत से पेशेंट्स आते हैं जिन्होंने 6, 7, 8 सेशंस ऑफ माइक्रो नीडलिंग ले लिए होते हैं, उसके बाद उनके चेहरे पे हाइपर पिगमेंटेशन आ जाती है, फर्दर स्कार्स आ जाते हैं एंड दे से कि उनको प्रॉमिस किया गया था कि उनके इन सेशंस के बाद ये सारे के सारे स्कार्स कम्प्लीटली चले जाएंगे। एक तो एक्ने स्कार्स कम्प्लीटली नहीं जाते हैं, दूसरा ये एक कॉन्टीन्यूड प्रोसीजर है एंड हर किस्म के स्कार्स के अंदर डिफरेंट ट्रीटमेंट होता है और ये आपकी सर्जन या आपके प्रोवाइडर का फ़र्ज़ होता है कि वो आपको बताएं कि क्या चीज़ अचीवेबल है एंड क्या चीज़ अचीवेबल नहीं है एंड आपकी एक्सपेक्टेशंस को रियलिस्टिक रखें। बहुत से लोगों को बहुत से प्रोसीजर्स ऑफ़र किए जा रहे हैं, बहुत से नए प्रोसीजर्स मार्केट में आते रहते हैं एंड उसके ऊपर मार्केटिंग भी बहुत ज़्यादा होती है एंड लोग उसके ऊपर जंप कर लेते हैं और उसमें मिरेकुलस रिजल्ट्स प्रॉमिस किए जाते हैं एंड अल्टीमेटली वो सिर्फ और सिर्फ टाइम एंड पैसों का ज़या होता है, उसके अलावा और कुछ नहीं होता है। आई एम नॉट सेइंग कि हर नया प्रोसीजर ख़राब है, लेकिन आप अपनी खुद भी रिसर्च कर लिया करें कि कौन सा प्रोसीजर कितना इफेक्टिव है एंड देन यू गो गेट दैट प्रोसीजर, क्योंकि हर रोज़ जो नए प्रोसीजर्स आते हैं उसकी
उसके पीछे बहुत सी मार्केटिंग होती है, बहुत सी फंडिंग होती है। तो जो टाइम टेस्टेड प्रोसीजर्स हैं सबसे ज़्यादा अच्छे वो हैं एंड सबसे ज़्यादा इफ़ेक्टिव भी वही होते हैं। सो इट इज़ ऑलवेज़ बेटर कि आप किसी ऐसे क्वालिफाइड पर्सनल के पास जाएँ जो कि आपको एक अच्छा रिज़ल्ट दे सके। बट ऑनेस्टली स्पीकिंग इन दिस टाइम एंड एरा इतना मुश्किल हो गया है टू अंडरस्टैंड कि कौन सही है एंड कौन गलत है एंड आपको किसके पास जाना चाहिए है। सो अगर तो आप किसी ऑफिस में जाते हैं एंड वो आपको ऐसे कोई रिजल्ट्स प्रॉमिस करते हैं विच सीम टू गुड टू बी ट्रू, तो हो सकता है कि वो ठीक ही हो, क्योंकि जो चीज़ें बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही होती हैं या बहुत मिराकुलस लग रही होती हैं, दे डोंट रियली एग्जिस्ट। सो इफ़ यू थिंक इट्स टू गुड टू बी ट्रू, इट्स प्रॉबेबली टू गुड टू बी ट्रू। मेरे इस चैनल का भी मेन पर्पज़ यही है कि मैं आपको साइंटिफिक एविडेंस के साथ ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन दे सकूं, ताकि अगर आप मुझे फॉलो करते हैं और आप मेरी वीडियोस को रेगुलरली देखते हैं तो आपको ये पता लगता रहे कि क्या चीज़ सही है एंड क्या चीज़ गलत है। बिकॉज वट एवर आई टेल यू हेयर इज़ साइंटिफिक एंड टाइम टेस्टेड। बहुत सी जो नई चीज़ें हैं ज़रूरी नहीं है कि वो आपके लिए अच्छी हों। फॉर दोज हु डू नॉट नो, मैं किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी की ग्रेजुएट हूँ। मैं हमेशा से डॉक्टर बनना चाहती थी एंड वन ऑफ द रीजंस फॉर बिकमिंग अ डॉक्टर वाज बिकॉज माय फादर इज़ अ डॉक्टर। और मैंने अपनी लाइफ में अपने इर्द गिर्द सिर्फ डॉक्टर्स को देखा था एंड दैट इज़ वाई मैं उनसे बहुत इम्प्रेस थी एंड आई वांटेड टू बी अ डॉक्टर, बिकॉज लाइफ सेव करना या पेशेंट की मिजरी को ख़त्म करना मुझे बहुत ज़्यादा फैसिनेट करता था। जब मैंने मेडिकल कॉलेज ज्वाइन किया था तो उस टाइम तक भी एक कॉन्सेप्ट यही था कि लड़कियाँ मेडिकल कॉलेज के बाद कोई डे जॉब करती हैं 8 to 2 या फिर कोई जॉब नहीं करती हैं। तो मेरे जहन में ये था कि मैंने अपने करियर को परसू करना है। सो आई वांटेड कि मैं जब ग्रेजुएशन कर लूँगी तो मैं कोई 8 to 2 जॉब लेके एंड आई विल कंटिन्यू माय करियर। लेकिन जैसे जैसे मैं आगे जाते गए या मेरे ईयर्स गुजरते गए मेडिकल कॉलेज के, तो आई रियलाइज़ कि इट इज़ सच अ वेस्ट ऑफ अ पर्सन एंड अ स्किल्ड पर्सन कि आप इतनी मेहनत करें एंड देन यू डू नथिंग फॉर द सोसाइटी। तो आई वांटेड कि मैं कोई पोस्ट ग्रेजुएशन करूं एंड द फर्स्ट पोस्ट ग्रेजुएशन दैट आई एवर थॉट वाज ऑफ डर्मेटोलॉजी, बिकॉज वो एक ईजियर फील्ड है एंड उसके वर्क आवर्स बहुत फ्लेक्सिबल हैं। बट व्हेन आई वेंट इनटू माय हाउस जॉब एंड आई डिड माय हाउस जॉब इन सर्जरी, तो मेरा माइंडसेट इतना ज़्यादा शिफ्ट हो गया कि आई वांटेड टू बी अ सर्जन एंड ओनली अ सर्जन, बिकॉज टेकिंग अ नाइफ इन योर हैंड्स एंड completely taking away the misery of the patient right then and there and being the front foot warrior, वो मेरे लिए बहुत ही attractive था। I'm not saying कि dermatology attractive नहीं है, my dermatology colleagues are doing amazing job out there, लेकिन जो नाइफ पकड़कर और उसमें एक पेशेंट के लिए फ़ौरन से कुछ करने का जो एक मज़ा है, जो एक फैसिनेशन है, जो एक अल्लाह की तरफ से आपके ऊपर एक ब्लेसिंग है, that is so much more than what you can do in any non-invasive field. And then I became a plastic surgeon. ये सब कुछ करने के बाद एंड इतनी स्ट्रगल से गुजरने के बाद जब आपके पास एक ब्लेसिंग है कि लोग आपको ट्रस्ट करते हैं, ब्लाइंडली ट्रस्ट करते हैं विद देयर बॉडी एंड विद देयर मनी, कि आप उनको जो भी प्रोसीजर करके देंगे वो उनके बेस्ट इंटरेस्ट में होगा, एंड देन यू डू नॉट गेट दैट प्रोसीजर डन और यू डू नॉट डू दैट प्रोसीजर, तो दिस इज़ समथिंग दैट स्केयर्स मी अ लॉट। तो मेरे ख्याल में जब भी आप कोई भी प्रैक्टिस करते हैं तो उसमें हमेशा पेशेंट के फेवर में एक चीज़ होनी चाहिए है, ना कि आपके फेवर में। तो जो भी चीज़ पेशेंट के हक़ में बेटर है सिर्फ वही होनी चाहिए है, क्योंकि ये अल्लाह की तरफ से एक बहुत ही बड़ी ब्लेसिंग है कि अल्लाह ताला ने इतना स्किल्ड आपको बनाया हो कि लोग आपके पास आके आप पर ट्रस्ट करें, एंड देन इट इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, इट इज़ योर फ़र्ज़ कि आप उसको उसी तरीके से लेकर चलें। एंड दैट इज़ वाई मैंने अपने आप से एक वादा किया था कि मैं पेशेंट से कभी गलत बयानी नहीं करूँगी एंड मैं हमेशा पेशेंट के हक़ में बात करूँगी। इफ़ यू हैव एवर बीन माई पेशेंट, तो मैं हमेशा आपको आपके इंटरेस्ट में जो बेस्ट प्रोसीजर है वही बताऊंगी। आई वुड नॉट टेल यू कि आप बाकी प्रोसीजर्स भी करा लें या ये प्रोसीजर अच्छा है कि ये प्रोसीजर अच्छा है, इफ़ इट इज़ नॉट इन योर बेस्ट इंटरेस्ट। जो भी आपके लिए बेस्ट प्रोसीजर है, आई विल ऑलवेज टेल यू दैट प्रोसीजर अकॉर्डिंग टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज। और अगर आपको ऐसी सर्विस चाहते हैं जो कि मैं आपको प्रोवाइड नहीं कर सकती हूँ या आपको फ़ायदा नहीं होगा, तो मैं आपको हमेशा उसके लिए मना कर दूँगी। सो पॉइंट टू कंसिडर हेयर इज़ कि यू शुड बी वेयर जब आप किसी ऑफिस में जाएँ एंड आप एक मसले के साथ जाएँ और आपको 10 और मसले बता दिए जाएँ कि आपके अंदर ये मसला भी है, ये मसला भी है, आप ये प्रोसीजर भी करा लें, ये प्रोसीजर भी करा लें। सो बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो कहते हैं कि हम एक जगह पर गए और हमने उनसे कहा कि हम राइनोप्लास्टी कराना चाहते हैं, एंड दे टोल्ड यू कि यहाँ पे आपके अंडर आई बैग्स हैं, आपकी अंडर आई की स्किन बहुत रिंकली है, लोअर आईलिड आपकी ड्रूपी है, उसके अलावा आप इसमें फेस लिप भी कराएं बिकॉज आपकी स्किन बहुत लैक्स है, फिर आप ये वाला प्रोसीजर कराएं, देन देयर आर अदर प्रोसीजर्स दैट यू शुड गेट डन, एंड वंस यू
गेट आउट ऑफ दैट ऑफिस तो आपको अपने अंदर और 10 चीज़ें नज़र आ रही होती हैं कि आपके अंदर ये प्रॉब्लम्स भी हैं। सो वट एवर प्रॉब्लम यू कम इन टू एन ऑफिस, जिसके साथ भी आप आते हैं, तो उसके ऊपर बात करना और उसी को डील करना इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। हाउएवर आपके सर्जन आपको कोई ना कोई और प्रोसीजर रिकमेंड कर सकते हैं अगर वो ये सोचते हैं कि उसका रिजल्ट इसके साथ कंबाइन करके ज़्यादा बेटर आएगा। लेकिन आपके अंदर एक इनसिक्योरिटी डालना और आपके अंदर एक कॉम्प्लेक्स डालना और बहुत से प्रोसीजर्स ऐसे जो कि आप विलिंग ही नहीं है कराने को, वो आपको ऑफर करना, ये चीज़ एक थोड़ा सा रेड फ्लैग होती है। एंड यू शुड बी वेयर कि आप जब जाएं तो आपको एक के बजाय 10 और प्रोसीजर्स भी ऑफर करते जाएं कि आपको ये सारे प्रोसीजर्स कराने चाहिए हैं। आई हैव हैड पेशेंट्स जिन्होंने मल्टीपल टाइम्स थ्रेड लिफ्ट्स कराए हुए हैं एंड उनकी फेशियल सैगनेस काफ़ी ज़्यादा है और उनको वो रिजल्ट्स नहीं मिल रहे हैं एंड दे हैव गॉट द थ्रेड्स डन सो मेनी टाइम्स, लेकिन किसी ने उनको ये नहीं बताया कि नाउ इट इज़ अ टाइम फॉर अ फेस लिफ्ट जिसमें वंस एंड फॉर ऑल आपके ये सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे। सो व्हाट आई बिलीव इज़ कि जब एक लिमिट हो कि अब ये आपकी स्पेशलिटी की एक लिमिट है कि आप इससे ज़्यादा कोई चीज़ उसको ऑफ़र नहीं कर सकते हैं, या आप ये समझते हैं कि कोई और ऑप्शन या कोई और स्पेशलिटी का डॉक्टर आपके लिए ज़्यादा बेटर करके दे सकता है, तो you should always refer the patient to the other person. There is a limit to where threads work and उसके बाद face lift is the option. Multiple times thread करने से कभी भी skin lift नहीं होएगी, because जो face lift होता है वो it's not just about the skin. उसके नीचे skin के नीचे जितने भी और चीज़ें हैं, हमारे muscles हैं, ligaments हैं, बहुत सी और चीज़ें हैं, सब कुछ के अंदर eating आती है and threads are only going to lift your skin and not the rest of the structures underneath. I have heard about breast lifts with a thread. I mean कि जो थ्रेड है उससे आप ब्रेस्ट लिफ्ट कर भी लेंगे तो मे बी वो 3-4 दिन के लिए, मे बी हफ्ते के लिए लिफ्टेड होगी एंड देन उस थ्रेड का इफेक्ट ख़त्म हो जाएगा। सो द थ्रेड लिफ्ट और द नॉन इन्वेजिव प्रोसीजर ये ब्रेस्ट लिफ्ट के लिए नहीं है। बहुत से लोग हैं जिनका एक वन सोल ट्रीटमेंट ही ब्रेस्ट लिफ्ट के साथ है, उसके अलावा कोई ट्रीटमेंट्स नहीं है। सो जब ब्रेस्ट लिफ्ट एक ऑप्शन है एंड इट्स द बेस्ट ऑप्शन, इट्स अ वन टाइम प्रोसीजर, तो यू शुड रेफर द पेशेंट कि आप ये प्रोसीजर कराएं बिकॉज यहाँ से आपको बेटर रिजल्ट मिलेगा। उसके अलावा देर आर सो मैनी अदर थिंग्स। देर आर पीपल जिनके 3 या 4 बच्चे हैं और उसके बाद उनके पेट के मसल्स लैक्स हो गए हैं एंड उनकी लूज़ हैंगिंग बेली है और उनको लाइपोसक्शन भी ऑफ़र किया जाता है कि ये शायद फ़ैट है और आपकी लाइपोसक्शन से ये सेटल हो जाएगा। नो, इट इज़ नेवर गोइंग टू गेट सेटल्ड। उसके लिए हमेशा मसल्स को वापस रिपोजिशन करना है एंड जो एक्स्ट्रा हैंगिंग बेली है उसको सर्जिकली रिमूव करना है, इवन दो के टमी टक के बाद एक स्कार आएगा, लेकिन लाइपोसक्शन अलोन इज़ नॉट द आंसर। द पेशेंट विल नेवर बी सेटिस्फाइड एंड मोस्टली लोग लाइपोसक्शन ही मांगते हैं जाके, बिकॉज अक्सर हमारे लोगों के ज़हन में ये होता है कि जितना कम स्कार होगा उतना बेटर है, लेकिन जब एक प्रोसीजर एक चीज़ करके नहीं दे सकता है तो उससे बेटर प्रोसीजर एग्जिस्ट करता है एंड वही ऑफर करना चाहिए है। जस्ट बिकॉज द पेशेंट कम्स कि हमें लाइपोसक्शन करानी है डज नॉट मीन दे आर राइट, बिकॉज दे आर नॉट इन्फॉर्म्ड दैट वेल। सो इट इज़ आवर ड्यूटी टू इन्फॉर्म द पेशेंट्स कि आपके ये चीज़ें हैं एंड आपको इस चीज़ से रिजल्ट मिलेगा। आजकल सोशल मीडिया का दौर है, बहुत से डॉक्टर्स हैं, बहुत से लोग हैं जो कि बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन स्प्रेड कर रहे हैं। देयर आर सो मैनी एथिकल प्रैक्टिशनर्स, तो आप उनको फॉलो करें, उनको देखें, उनका काम देखें एंड देन यू चूज़ कि आपने किसके पास जाना है। राइट देन एंड देयर जाके ये आपका राइट है, ये आपका फेस है, आपकी बॉडी है, यू शुड नो कि आप किसको हैंड ओवर कर रहे हैं एंड कौन उसकी बेस्ट केयर कर रहा है। सो इवन दो कि 100% आपको भी नहीं पता लग सकता है कि कौन अच्छा है और कौन बुरा है, लेकिन यू कैन फॉलो देम एंड यू कैन फॉलो देयर वर्क एज वेल। ग्रीन फ्लैग्स यही होंगे कि एक डॉक्टर है, जब आप उसके पास गए हैं तो वो आपको उसी प्रॉब्लम का ट्रीटमेंट बता रहा है, ना कि आपको बहुत से डिफरेंट प्रोसीजर्स बता रहा है। एंड अदर देन दैट, अगर उसके पास उस चीज़ का ट्रीटमेंट नहीं है तो वो आपको किसी ऐसे डॉक्टर के पास रेफ़र कर रहा है जो कि आपका ट्रीटमेंट आपसे बेटर कर सकते हैं। एंड दे आर नॉट ट्राइंग टू बी पुशी, दे आर नॉट ट्राइंग टू बुक यू एज सून एज पॉसिबल। सो अगर आपके ऐसे कोई एक्सपीरियंसेस हुए हैं जिसमें आपके साथ ऐसा कुछ हुआ है कि आप एक जगह पर गए हैं एंड यू आर ऑफर्ड सो मेनी अदर प्रोसीजर्स, या आपके कोई अच्छे या बुरे एक्सपीरियंसेस हुए हैं, तो डू लेट मी नो अबाउट इट। एंड दिस वीडियो इज़ नॉट अगेंस्ट एनीवन, ये मैं किसी के अगेंस्ट नहीं बात कर रही हूँ, ये जस्ट एक एजुकेशनल एंड अवेयरनेस वीडियो है कि आपको ये कुछ चीज़ें अपने राइट्स के बारे में पता होनी चाहिए हैं कि आपने किससे क्या कराना है एंड किससे क्या नहीं कराना है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अपने कॉमेंट्स एंड सजेशन ज़रूर दीजिएगा एंड अगर आपके कोई एक्सपीरियंसेस ऐसे हैं तो ऑल्सो डू शेयर विद अस। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।